हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज से हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो शुरू हो रही है। ये इसकी पहली क्लास है जिसमें हम लोग क्लास 6 to 8 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 से 8 तक की, उसके सारे चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास है आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आसान तरीके से आप लोगों से जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप सुनिएगा, शांति दिमाग से क्लास को देखिएगा। इस क्लास के लिए आपको एनसीईआरटी के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ पढ़ना है इसी क्लास में पढ़ना है, ये माइंड सेट करके ही आप लोग क्लास को देखिएगा। तो रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रटना जो है वो आपके एग्ज़ाम हॉल में काम बिल्कुल नहीं आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि समझ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, ये हमारे क्लास 6 की पहली चैप्टर है। हम लोग एक एक चैप्टर को एनसीईआरटी के एक एक करके सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम लोग को प्रारंभिक मानव के बारे में पढ़ना है, कुशल संग्राहक के बारे में पढ़ना है, पांडुलिपि के बारे में और साथ ही अभिलेखों के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ कुछ समझना है। कृषि का जो आरंभ है वो कब से हुआ था, कृषि कब से शुरू हुआ था और किस चीज़ की कृषि जो है, किस चीज़ की खेती जो है वो सबसे पहले की गई थी। इन सभी चीज़ों को हमको आज की क्लास में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रारंभिक मानव के अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक मानव यानी सबसे पहले जो मानव, इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो नर्मदा घाटी से। यानी कि उस समय ये पता चल गया कि हाँ, नर्मदा घाटी के पास जो है प्रारंभिक सबसे पहले जो है वो मानव बसे थे। क्लियर है। अब देखिए कुशल संग्राहक। अब ये कुशल संग्राहक का अर्थ क्या है? कुशल संग्राहक मतलब आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है, ठीक है। कुशल मतलब क्या होता है? एक अच्छा, और संग्राहक यानी संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला। कुशल संग्राहक मतलब एक अच्छा संग्राहक, यानी एक अच्छा जिससे सब चीज के नॉलेज हो और हर चीज को अपने जीवन यापन के लिए हर चीज को इकट्ठा करता हो, उसे कहते हैं कुशल संग्राहक। तो देखिए, आरंभिक लोग, जो पहले के लोग होते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ये अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का संग्रह करते थे तथा आखेट भी करते थे। क्या होता था? आरंभिक लोग जो थे, यानी पहले जो लोग आए थे कहाँ पे? नर्मदा घाटी के पास। पहले के लोग, प्रारंभिक लोग जो थे, मानव जो थे, वो कहाँ पे बसे थे? तो नर्मदा घाटी के पास। कैसे पता चलता है? तो उनके अवशेषों से पता चलता है। तो वो लोग क्या करते थे? तो आरंभिक लोग जो थे, उनके आसपास की जितनी भी जंगलें होती थी, जंगलें जो होती थी, उनके विशाल संपदा से, यानी कि उन पूरे जंगल के बारे में वो भली भांति उससे परिचित थे, क्योंकि वही उनका घर था, वहीं पे उनका गुजारा चलता था, वहीं से उन्हें भोजन भी प्राप्त होता था। तो वो पूरे जंगल से वो पूरी तरह से परिचित थे और अपने भोजन के लिए क्या करते थे? तो उन्हीं जंगलों से वे जड़ को, फलों को तथा अन्य उत्पादकों का संग्रह करते थे। यानी संग्रह यानी इकट्ठा करते थे। क्या पहले के लोग तो खाना उतना नहीं बनाते थे? पहले क्या करते थे? पहले जो फूल मिले, पत्ती मिले, जड़ मिली, उन चीजों को लोग खाते थे। उसके बाद वो लोग शिकार भी करने लगे। तथा आखेट, आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार, शिकार भी करते थे। क्लियर है। तो कुशल संग्राहक मतलब आसान तरीके से समझिए, कुशल मतलब एक अच्छा, उस चीज का पूरी तरह से उसे नॉलेज है, अच्छे तरीके से उसे नॉलेज है। संग्राहक यानी इकट्ठा करना, अपने जीवन यापन के लिए भोजन को इकट्ठा करना, या फल फूल, जड़ को, या फिर जानवरों को शिकार करना, इन सभी चीजों को क्या करते थे? वो इकट्ठा करते थे। उसे कहते थे कुशल संग्राहक, यानी अच्छा संग्रह, कुशल तरीके से, मतलब पूरे जंगल के बारे में उसे नॉलेज था, हर चीज को वो अच्छे से लाके अपना इकट्ठा करते थे अपने लिए, अपने जीवन के यापन के लिए। क्लियर है।
अब आपसे ये अगर पूछा जाए नर्मदा घाटी पे आखेटक संग्रह के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, तो नर्मदा घाटी में। क्यों? क्योंकि नर्मदा घाटी में प्रारंभिक मानव जो है वो बसे थे। कैसे पता चलता है? तो उनके अवशेषों से पता चलता है कि आरंभिक लोग जो थे यानी एक कुशल संग्राहक जो थे वो नर्मदा घाटी के पास बसे थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था कृषि का आरंभ, यानी सबसे पहले जो कृषि है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 8000 वर्ष पूर्व हुई थी। अब यहाँ देखिए, उत्तर पश्चिम में किरथर पहाड़ियों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ को उपजाया गया था। कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिम के किरथर पहाड़ी जो थे वहां पे सर्वप्रथम गेहूं और जौ को उगाया गया था। तो ये जो किरथर पहाड़ी है ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। उत्तर पश्चिम के किरथर पहाड़ी में सर्वप्रथम गेहूं और जौ जो था उसको उपजाया गया था। तो ये जो किरथर पहाड़ी है कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में सर्वप्रथम किस फसल को उपजाया गया था, तो चावल को उपजाया गया था। सर्वप्रथम कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। और गेहूं जो है सबसे पहले यानी उत्तर पश्चिम की किरथर पहाड़ियों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ को उपजाया गया था। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में सर्वप्रथम किस फसल को उपजाया गया था, तो चावल को उपजाया गया था। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा गेहूं और जौ को उपजाया गया था, लेकिन चावल का अगर पूछे तो उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में सर्वप्रथम चावल को उपजाया गया था, यानी चावल की खेती की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, सहायक नदी। अब सहायक नदी क्या है, तो जब कोई नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जब कोई नदी होती है वो क्या करती है, जब किसी बड़ी नदी में मिल जाती है तो वो नदी जो होती है उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। क्लियर है? अब देख लीजिए, सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है, तो सिंधु की सहायक नदी। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की सहायक नदियां क्या क्या है, यानी झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और व्यास है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास है। देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी क्या है, तो यमुना और सोन नदी है। कैसे ध्यान रहेगा, आप लोगों ने गंगा मूवी देखी है जिसमें अमिताभ बच्चन थे और 2 हीरोइनें थी, जिनमें उनकी पत्नी का नाम एक यमुना था और दूसरी जिनसे शादी किए थे उनका नाम सरस्वती था। तो उसी से कनेक्ट करके याद रखिए, गंगा जो थे उनकी पहली पत्नी कौन थी, यमुना। ठीक है? अब ये तो सरस्वती आई नहीं, तो ये तो हो गई सोन। तो किसी की पत्नी क्या हुई, वो उसके सोने के बराबर होती है ना, तो सोन नदी। क्लियर है? गंगा, यमुना और सोन नदी। यहाँ से सरस्वती को हटा देना है, सरस्वती की जगह पे क्या रखना है, यमुना को ज़्यादा अहमियत दिया गया था उस मूवी में, तो यमुना उसके लिए बहुत कीमती थी, यानी सोने के जैसी कीमती थी। तो क्या हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। क्लियर है? सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। गंगा की क्या है, तो गंगा का तो याद रहेगा, गंगा की पत्नी यमुना थी, तो यमुना है, और सरस्वती तो हटा देना है, उनके जगह क्या करना है, यमुना कैसे थी, तो उनके लिए बहुत कीमती थी यमुना, सोने के बराबर थी। ठीक है? तो सोन नदी। क्लियर है? जैसे आप लोग को याद रहे, जिससे भी कनेक्ट करके आपके दिमाग में सेट कर जाए, आप लोग कनेक्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर नहीं दिमाग में टिक रहा हो तो क्या करना है, किसी चीज़ से कनेक्ट कर लो। उससे क्या होता है, आसान तरीके से आपके दिमाग में जो है वो सेट हो जाता है। क्लियर है? और किसी भी टीचिंग एग्जाम में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ भी ऐसा भयानक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग के केवीएस में भी आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, 6, 7, 8 पूरा एकदम पढ़ लिया आप लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन आप लोग के पीआरटी में कैसे पूछे गए थे, तो वो क्लास 1 to 5 के थे, बहुत ही इजी। अब उसमें क्या होता है, वो इजी जो होता है क्वेश्चन वही इंसान को टफ लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा
हार्ड क्वेश्चन पे ध्यान दे दिया, ये सोच के कि केवीएस के एग्जाम है तो हार्ड पूछेगा, लेकिन होता क्या है एनसीईआरटी की बुक पूछता है, जितना उससे में कहा गया है पीआरटी में 1 to 5 का पूछ लिया, बहुत ही इजी, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इजी समझ के आप लोगों ने पढ़ा नहीं। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि इजी समझ के हम लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इजी चीज़ ही अक्सर टीचिंग एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्योंकि पता है एग्जामिनर को भी कि हल्का समझ के ना स्टूडेंट क्या करेगा, उसे छोड़ देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, गंगा के दक्षिण में सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये मगध के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था? तो गंगा के दक्षिण में, गंगा जो है उसके दक्षिण में जो उनकी सहायक नदियों के जो आसपास का जो क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देख लीजिए, इंडिया शब्द। अब इंडिया शब्द जो है ये इंडस से निकला है। किससे निकला है? तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। सिंधु किसे कहते हैं? तो इंडिया को कहते हैं संस्कृत भाषा में। क्लियर है? इंडिया को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया किसने कहा? यानी कि सिंधु नदी के जो पूरब में स्थित थे भूमि प्रदेश, उसे इंडिया किसने कहा था? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने। किसने कहा था इंडिया? तो ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। कब कहा था? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर और पश्चिम से ईरानी और यूनानी जो थे वो लोग आए थे। क्लियर है? तो इंडिया किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, ईरानियों और यूनानियों ने। ये कहाँ से आए थे? तो उत्तर पश्चिम की ओर से ये आए थे। कब इन्होंने इंडिया रखा? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व रखा था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? अब जो हमारा देश का नाम जो हम लोग भारत कहते हैं, ये पड़ा कैसे इसका नाम भारत? क्यों हम लोग इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सवाल ही पूछ रहा है। इस चैप्टर में सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि आरंभिक मानवों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जब मानव जो है वो लोग रहना शुरू किए, उन लोग का जीवन किस तरह आगे बढ़ा, ये सब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इसी में हम लोग ये भी तो पढ़ेंगे कि भारत नाम कैसे पड़ गया। अब अचानक से तो कोई चीज़ होता नहीं है, अचानक से तो किसी ने आके नहीं कहा कि चलो यहाँ का नाम भारत पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी कारण से ही कुछ घटनाएं होती है, किसी कारण से ही किसी चीज़ का नाम पड़ता है। अब आपका नाम क्या रखा गया है, ये क्यों रखा गया है, ये उसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। आपके माता पिता बहुत कुछ सोचे होंगे, उसके बाद उसके पीछे से एक कारण निकाले होंगे, उसके बाद आपका नाम रखा गया होगा। ठीक है, अब आपका नाम है दीपक। तो भाई दीपक क्यों है? तो आपके माता पिता क्या कहेंगे आपसे कि बेटा तुम आए हमारे जीवन में रोशनी के तरह, इसलिए तुम्हारा नाम हमने दीपक रख दिया, है ना। तो क्या हुआ, इसके पीछे भी एक कारण है। तो वैसे ही भारत नाम जो पड़ा है, हमारे देश का नाम, वो कैसे पड़ा है? तो वो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। अब जो क्या होता था, भारत नाम का एक समूह था, ठीक है, जिसका उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग का एक समूह था, जिसके लिए ये भारत नाम जो है उसका प्रयोग किया जाता था। अब बाद में क्या हुआ, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इस प्रकार हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ गया। भारत नाम का एक समूह था। पहले क्या था, पहले था कि भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोगों का एक समूह था, जिसके लिए ये भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में इसी के नाम पे हमारे देश का नाम क्या हो गया, भारत पड़ गया। क्लियर है? तो किसके कारण पड़ा? तो भारत नाम के एक समूह के कारण पड़ा था। अब देखिए, भारत समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अब भाई ये चीज़ पता कैसे चला कि भारत नाम के समूह से ही हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा? आपको ऐसे ही तो पता नहीं चल गया, उसके पीछे भी कोई कारण होगा।
क्लियर है? तो कैसे पता चला? तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, वेदों के बारे में, किसमें क्या है, पहले बच्चों को कैसे देखा जाता था, स्त्री पुरुष के बीच क्या थे, औषधि के बारे में, ठीक है, बहुत चीज़ों के बारे में हमें, पुरानी बहुत चीज़ों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो वो ऋग्वेद से मिलती है। क्लियर है? तो ये जो भरत समूह का भी उल्लेख किया गया था, ये ऋग्वेद में किया गया था, ठीक है, जिससे ये पता चला कि भरत नाम का एक समूह होता था, जिसके कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए पांडुलिपि। अब पांडुलिपि क्या है? तो अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। क्या होता था? पहले की जो पुस्तकें होती थी उन्हें हाथों से लिखा जाता था। पहले तो कोई मशीन वगैरह होते नहीं थे जो छपाई के द्वारा लिख दिया जाए। पहले क्या करते थे? पहले कुछ भी लिखना हो, कोई भी पुस्तकें लिखनी हो तो वो हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है। तो पांडुलिपि क्या थी? तो अतीत की पुस्तकें थी जिसे हाथ से लिखे होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अब अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसमें मेनू का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथों से लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए, पांडुलिपियां प्राय किस प्रकार तैयार किए जाते थे या फिर लिखी जाती थी पांडुलिपियों को? तो पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? तो ये प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भुज नाम के पौधे थे, उसके पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। क्लियर है? अब देखिए पांडुलिपि में किस प्रकार का उल्लेख मिलता है। अब पांडुलिपि तो लिखी जाती थी, ये तो पता है, हाथों से लिखी जाती थी, ये भी पता है, लेकिन उसमें उल्लेख क्या किया जाता था, उसमें लिखा क्या जाता था? तो उसमें धार्मिक मान्यताओं, पहले के लोग जो थे उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनके व्यवहार दूसरों के प्रति किस प्रकार से थी, राजा का जीवन, वहाँ के जो राजा होते थे उन सभी राजाओं के जीवन किस प्रकार के थे, किस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, मतलब उनके बारे में समस्त चीज़ें, औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, उस समय भी तो विज्ञान था, उस समय भी तो प्रयोग किए जाते थे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में क्या किया जाता था? तो पांडुलिपियों में लिखा जाता था। अब आजकल क्या है, पांडुलिपि कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आजकल जो है पांडुलिपि मंदिरों में और बिहारों में देखने को मिलते हैं। बिहार क्या है? तो भिक्षुणी के रहने के लिए शरण स्थल जो बनाए जाते थे उसे बिहार कहते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी ये डिस्कशन हुआ है कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी जो होते थे उन लोग के लिए रहने के लिए एक शरण स्थल बनाया जाता था जिसे बिहार कहा जाता था। तो पांडुलिपि कहाँ देखने को मिलती है? तो मंदिरों में और बिहारों में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले समझ लीजिए अभिलेख है क्या। तो अभिलेख में राजाओं के आदेशों को या फिर उनके नियमों को, इन सभी चीज़ों को क्या कहता था? उत्कीर्ण किया जाता था, वो होता था अभिलेख। तो अभिलेख किस पे उत्कीर्ण किया जाता था, किस पे लिखवाया जाता था? तो ये पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पे उत्कीर्ण किए जाते थे। क्या किया जाता था? पत्थर पे या धातु जैसे जो कठोर सतह होते थे उस पे उत्कीर्ण किया जाता था, ताकि लोग उसे पढ़े, वो सदियों तक वो चीज़ जो है वो रहे। आज हमें कैसे पता चल रहा है उन चीज़ों के बारे में? क्योंकि वो कठोर सतह पे उत्कीर्ण किया गया था, यानी खुदवाया गया था, दबाव तकनीक के द्वारा उसे खुदवाया गया था। इस तरह वो क्या हुआ, वो हट नहीं सकता है, वो वैसा ही रहेगा। और अभी तक हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल रही है क्योंकि वो पत्थर पे उत्कीर्ण किया गया था, धातु जैसे कठोर सतहों पे उत्कीर्ण किया गया था, इसलिए आज हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, आज उनके बारे में लोगों को पता चल रहा है। अब जो सबसे पुराना अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब इस अभिलेख में क्या था? तो यह जो अभिलेख था उसमें अशोक जो थे उनके आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। जो सबसे पुराना अभिलेख था वो अशोक के जो आदेश थे उस पे उत्कीर्ण किया गया था। क्लियर है? तो सबसे पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। अभिलेख जो है वो किस पे लिखवाया जाता था? तो पत्थरों पे या फिर कठोर धातु के जो सतह होते थे उस पे
उत्कीर्ण किए जाते थे। अब नेक्स्ट देख लीजिए पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। जो अतीत में बनी है, प्रयोग में लाई गई है और उनका क्या कर रहे हैं, वो लोग अध्ययन कर रहे हैं, वही अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। अब जो पुरातत्वविद होते हैं वो अध्ययन किसका करते हैं? तो ये पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्ति का अध्ययन करते हैं। यानी जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पत्थर हो गए, बर्तन हो गए, मूर्ति हो गए, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन चीज़ों का वो लोग अध्ययन करते हैं। कौन? तो पुरातत्वविद करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए रोसेस्ट्रा। अब ये क्या है? रोसेस्ट्रा क्या है? ध्यान रखिएगा, मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है। रोसेस्ट्रा क्या है? तो ये एक कस्बा है। कहाँ का? तो मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है। क्लियर है? अब देखिए कारतूस। कारतूस किसे कहा जाता था? ये जो है रोसेस्ट्रा कस्बा, यानी कि रोसेस्ट्रा कस्बा यानी कहाँ पे है? तो मिस्र के उत्तरी तट पे है। तो जो रोसेस्ट्रा कस्बा था में एक उत्कीर्ण पत्थर के लेख से पता चलता है। मतलब वहाँ पे जो एक पत्थर पे जो उत्कीर्ण लेख है उससे क्या पता चलता है कि राजाओं तथा रानियों के जो नाम होते थे एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता था। क्लियर है? कारतूस क्या है? तो रोसेस्ट्रा कस्बा में उत्कीर्ण एक पत्थर पे, यानी एक पत्थर मिली है जिसमें उत्कीर्ण किया गया था एक लेख, जिससे पता चलता है कि राजा और रानी के जो नाम होते थे एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कारतूस कहते हैं। क्लियर है? रोसेस्ट्रा क्या है? मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है रोसेस्ट्रा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए अब देखिए वर्ष की गणना। अब जो वर्ष की गणना होती है वो किस प्रकार से की जाती है? तो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। जो आप लोग वर्ष की गणना करते हैं, ईस्वी लिखते हैं, ईस्वी पूर्व लिखते हैं, ये जो आप लिखते हैं इसकी गणना की कैसे जाती है? तो ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह है उसके जन्म की तिथि से की जाती है। यानी जो उनकी जन्म की तिथि है उस समय से वर्ष की गणना की जाती है। तो किस तरीके से देखते हैं? तो देखिए बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, या फिर ईस्वी पूर्व। आप लोग लिखते हैं ना ईस्वी पूर्व, इतना ईस्वी पूर्व में। तो ईस्वी पूर्व मतलब क्या हो गया? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले। जहां आप लोग देखिएगा ईस्वी पूर्व यानी पूर्व लग गया यानी कि पहले। बीसी लग गया बिफोर क्राइस्ट यानी पहले, बिफोर यानी पहले। बीसीई बिफोर कॉमन एरा यानी कि पहले, बिफोर पहले। ईस्वी पूर्व यानी पहले। तो जिसमें भी ये पूर्व लग जाता है, बिफोर क्राइस्ट लग जाता है, बिफोर कॉमन एरा लग जाता है, तो क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म के पहले हो गया। पूर्व यानी कि पहले हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए एडी, एनो डोमिनी या सीई कॉमन एरा या ईस्वी का मतलब। अब आप लोग क्या लिखते हैं? एक तो लिखते हैं आप लोग ईस्वी पूर्व का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब ईस्वी भी लिखते हैं आप लोग, तो ईस्वी का मतलब क्या हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी जिस वर्ष उनका जन्म हुआ है उस वर्ष से। क्लियर है? तो जहां आप लोग देखिएगा एनो डोमिनी लिखा है, कॉमन एरा लिखा है या फिर ईस्वी लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। नेक्स्ट है बीपी बिफोर प्रेजेंट का मतलब। अब बिफोर प्रेजेंट का मतलब ही क्या हो गया? वर्तमान से पहले। प्रेजेंट जहां लग गया यानी समझ लीजिएगा वर्तमान के पहले। क्लियर है? जहां आपका पूर्व लग गया, बिफोर लग गया, ईसा पूर्व लग गया, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले। जहां आपका ईस्वी लग गया, सीई लग गया, कॉमन एरा लग गया, तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। और जहां आपका बिफोर प्रेजेंट यानी प्रेजेंट लग गया यानी वर्तमान से पहले। क्लियर है? यहाँ तक चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो कुछ भी अगर डाउट्स आप लोग की हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए।
तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।